आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर जो 2021 में लास्ट टाइम हुआ था। देखिए, जिस क्वेश्चन में ज़रूरत होगी इसको सॉल्व करने की वहाँ सॉल्व करेंगे, बाकी हम डायरेक्ट टिक करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि i प्लस 2j प्लस के द्वारा निरूपित एक बल बिंदु 2,3,1 से होकर जाता है। बल का बिंदु 1,2,-1 के परितः आघूर्ण। तो देखिए, आघूर्ण बराबर क्या होता है। तो आघूर्ण बराबर आपका होता है एफ क्रॉस आर। और एफ क्रॉस आर अगर आपको क्रॉस कहीं निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट की मदद से निकालेंगे उसको। तो यहाँ आपका दे रखा है आई जे के। तो आई जे के दे रखा है और आई जे के लिए इसके लिए आपको क्या है कि f का मान दे रखा है आपको 1,2 और 1। ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि एक बल बिंदु 2,3,1 से होकर जाता है। बल का बिंदु 1,2,-1 के परितः आघूर्ण। तो देखिए, यहाँ ना आपको r निकालना है। तो r बराबर क्या होगा AP। और AP अगर आपको कहीं निकालना है तो दूसरे वाले बिंदु में से पहले वाले को घटा करके r का मान आएगा। तो यहाँ P वाले बिंदु में से a का मान घटा करके आपके पास जो बिंदु आएंगे वो आएंगे -1, -1, -2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ f का मान, यहाँ r का मान, और इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कण u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका प्राप्त महत्तम ऊंचाई की दोगुनी है। परास ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, परास ज्ञात करना है। अब देखो, परास ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ दिया क्या है कि जो आपका परास है ना, मतलब r रेंज आपकी जो है वो कितनी है, दोगुनी है किसके, हाइट के। तो यहाँ r बराबर 2h। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि r tan अल्फा बराबर 4h। ये आपको याद रखना है। सवाल इस तरीके के सवालों में बहुत अच्छे से आसानी से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो r tan अल्फा, r का मान कितना है 2h, तो r की जगह हमने रख दिया 2h। tan अल्फा बराबर 4h। h से h कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 2। तो tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 2 और आधार का मान 1। तो यहाँ से कर्ण आप निकालोगे तो ये हो जाएगा √5। यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ आपको साइन अल्फा का मान चाहिए। तो 2 लंब बटे कर्ण तो 2 बटे √5। कॉस अल्फा का मान चाहिए तो 1 बटे √5। क्यों, क्योंकि आपको निकालना है परास। और परास का फॉर्मूला क्या होता है, आर मतलब रेंज बराबर u² sin 2α अपॉन g। तो u² और sin 2α का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसलिए तो हमने sin अल्फा और कॉस अल्फा निकाला। तो यहाँ जब हम sin अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4u² अपॉन 5g। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका कि 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखिए, दोनों लोग बोल सकते हैं तो हमें नंबर ऑफ H यूनियन E, मतलब कि ऐसे लोग निकालने हैं जो दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को। अब देखो, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E बराबर 300 और नंबर ऑफ H मतलब हिंदी जो बोलते हैं वो 150 लोग और इंग्लिश जो बोलते हैं वो लोग 200 लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका NHNE माइनस H इंटरसेक्शन E। तो आपको निकालना है ऐसे लोग जो दोनों चीज़ों को बोलते हैं। तो यहाँ आपका NH का मान कितना है, जो हिंदी बोलते हैं वो 150, NE का मान कितना है 200, माइनस H इंटरसेक्शन E का मान कितना है 300। तो यहाँ 150 और 200 350 और माइनस 300, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 50। तो ऐसे लोग 50 हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि परवलय दे रखा है आपको, पैराबोला y² + 4x + 4y + 2 = 0 की नियता का समीकरण है। देखिए, नियता का समीकरण क्या होता है कि x, परवलय की नियता का समीकरण होता है x बराबर माइनस का 1 + d अपॉन 4a। तो यहाँ से आपको d का मान चाहिए होगा। तो देखो, आप इस पूरी इक्वेशन को x के रूप में बदल लीजिए। तो यहाँ से जब आप 4x बराबर लिखेंगे तो y² माइनस का इधर चला जाएगा, 4y माइनस का इधर चला जाएगा और
प्लस का 2 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपकी 4 को सभी के मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, तो -1/4 माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये कुछ इस तरीके की द्विघात समीकरण बन गई, x बराबर a/² प्लस b/, प्लस c। तो यहाँ से d का मान जब आप निकालोगे तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो v का मान 1 और -4 इंटू ए का मान माइनस का 1/4 और इंटू सी का मान माइनस का 1/2। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे आप -1 प्लस डी अपॉन 4a, तो माइनस का 1 प्लस डी का मान 1/2। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसका मान आ जाएगा x बराबर 3/2। तो ये नियता का समीकरण आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है कि वक्र y बराबर 4 - x² तथा y बराबर x² के बीच का प्रतिच्छेद कोण है। तो देखिए प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 - m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होगा आपके पास। तो m1 m2 हम निकाले कहाँ से, हमारे पास ये सवाल जवाब होगा। अब देखिए अगर आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लें, तो यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 1 में आप y का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x² बराबर 4 - x², क्योंकि y का मान आपने x² रख दिया, तो माइनस का x² इधर आएगा तो प्लस का 2x², तो प्लस का 2x² बराबर हो जाएगा 4। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x² का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 2। अब x का मान जब आप निकालोगे तो ये प्लस माइनस तो √2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर इधर आके √ में लगेगा और ऐसी वैल्यू को हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। तो इसके दो मूल कौन कौन से आ गए, अगर x का मान आप प्लस का √2 लेते हो तो y का मान 2, x का मान एक बार आप माइनस का √2 लेते हो तो y का मान 2। तो ये दो मूल आपके पास आ गए। अब देखिए m1 आप निकालेंगे, तो m1 अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 का आप या तो dy/dx बोल दो या m1 बोल दो, दोनों ही एक ही बात है क्योंकि ये प्रवणता ही होती है। तो यहाँ से जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे समीकरण 1 का तो ये आ जाएगा -2x, ठीक है। और x का मान √2 रखेंगे तो m1 का मान आ गया माइनस का 2√2। m2 का मान समीकरण 2 से, तो y बराबर x², इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और x का मान √2 तो ये हो जाएगा बराबर 2√2। तो यहाँ m1 और m2 की वैल्यू सिर्फ आपको रखनी है, तो जो कि आ जाएंगी tan इनवर्स 4√2/7 के बराबर। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका कि 9 वस्तुओं का माध्यभार 15 किलोग्राम है, मतलब 9 वस्तुओं का माध्यभार, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि 9 वस्तुओं का औसत आपका 15 किलोग्राम है। यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्यभार 16 किलोग्राम हो जाता है। 10वीं वस्तु का भार होगा। देखो 9 वस्तुओं का माध्यभार 15 किलोग्राम है, तो 9 वस्तुओं का योग निकाल लीजिए आप। तो 9 वस्तुओं का योग, एक का अगर 15 है तो 9 का कितना होगा 135। इसी तरीके से एक वस्तु और जोड़ दी जाए, तो पहले 9 थी, अब कितनी हो जाएंगी 10, और 10 का माध्यभार कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम। तो जब 16 किलोग्राम के आप 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो 9 वस्तुओं का 135, 10 वस्तुओं का 160। 10 वस्तुओं में से अगर आप 9 वस्तुओं के योग को घटा देंगे तो एक वस्तु का योग आ जाएगा जो कि आपका 25 किलोग्राम है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि बिंदु a,0, 0,b और 1,1 संरेखीय हों तो 1/a प्लस 1/b बराबर है। अब देखो अगर कहीं संरेख ही हैं ये बोला है आपके पास सवाल में, तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जहाँ पहले बिंदु अगर देखें तो a,0, एक को अपनी तरफ से ये लाइन पूरी 1,1,1 लिखना है आपको, दूसरी 0,b, तीसरी 1,1 और ये 1,1,1 अपनी तरफ से। जब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास ab - a - b बराबर 0। डिटर्मिनेंट तो मेरे हिसाब से सबको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। उसके बाद ए बी से पूरी इक्वेशन में भाग कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1/b - 1/a। तो 1 बराबर 1/b प्लस 1/a, और 1/b प्लस 1/a का मान आपसे पूछा है जो कि किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक कंसेप्ट है कि 8 क्रम वाले चक्रीय समूह जी के जनकों की संख्या, जहां आपसे नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा जाए साइक्लिक ग्रुप जी के, तो ये आपको देखना है कि कितने क्रम वाले बोला है 8 क्रम वाले, तो 5 ऑफ 8। 8 के ऐसे फैक्टर करो जो 2 के घात के रूप में आए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला होता है, अगर आपको नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं तो 5 इंटू एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो देखिए एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर n का मतलब क्या है, कितना दे रखा है 3, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का मान कितना है मतलब 2 है, तो 2 की पावर कितना दे रखा है n माइनस 1, तो मतलब 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8
माइनस 2 की पावर 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 4, तो 4 8 में से 4 गया तो 4। इस तरीके से ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र से दूरी है। तो यहाँ अगर आपको ये ऐसे सवाल सेम एज इट इज रिपीट होते हैं तो जिसका आंसर आपका होगा 4a/3 पाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है कि दिए गए बल क्षेत्र F बराबर, तो देखिए बल का मान है F बराबर से एक वस्तु एक रेखा में बिंदु इतने पर विस्थापित हो जाती है। मतलब ए बिंदु आपने ये माना और बी बिंदु ये माना, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो जाती है। किया गया कार्य, तो कार्य क्या होता है? W बराबर F इंटू डी। अब देखिए F का मान तो आपके पास है लेकिन D का मान नहीं है आपके पास, तो D का मान कहाँ से निकलेगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित कितनी हुई A से B तक। तो जब आप A B निकालते हो तो यहाँ A B निकालने के लिए आपको क्या करना होता है पता है? पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। बी सी निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी ए निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इस तरीके से आपको ये मान निकालना है। तो यहाँ जब आप इसका मान निकालोगे तो ए बी बराबर बी का मान 2,1 -1,4 और ए का मान 3,2,-1। जब इसमें से आप घटाओगे तो ये इस तरीके से निकलेगा -i माइनस का 3j प्लस का 5k। अब देखिए f का मान आपके पास ये है और d का मान आपने निकाल लिया, f इंटू डी निकालना है आपको। अब देखो 4 की गुणा -1 में करोगे तो कितना हो जाएगा? -4। i इंटू आई क्या होता है? 1। अब देखो अगर आप कहें कि भाई 4i की गुणा 3j के साथ भी तो करनी है, हाँ करनी है। 4 तिया -12 हो जाएगा, लेकिन i इंटू जे क्या होता है? i इंटू जे आपका होता है 0। तो इसलिए हम जो सेम वाले हैं आई की गुणा जे की गुणा के की गुणा करके इसका यूनिट निकाल लेंगे जो कि 15 यूनिट के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि डब्ल्यू इकाई का एक काल्पनिक घनमूल हो तो ये सारणिक आपको दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो आपको पता है कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, तो ओमेगा क्यू का मान आपका होता है 1। अब ओमेगा कोई क्यू का मान 1 हो गया। अब एक और इक्वेशन होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको 1 का मान निकालना है तो माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर का मान निकालना है खाली। तो इनमें से कोई भी मान आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ जो डिटर्मिनेंट है मैं इसको सही करके लिख देता हूँ कि ये लिख दी मैंने इधर 1 ओमेगा 6 की वैल्यू क्या लिख दी? 1। क्यों? क्योंकि ओमेगा 6 को आप ओमेगा क्यू की पावर 2 लिख सकते हो। तो ओमेगा क्यू का मान कितना है? 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। इसी तरीके से ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 6 की वैल्यू तो 1 है और ओमेगा स्क्वायर बचा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से आप पूरे डिटरमिनेंट को सही करके लिखेंगे तो ये इस तरीके का लिख जाएगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सॉल्व करना आपको ऐसे इनकी वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट के तरीके से इसको खोल दो। ये जो है ना ये डिटरमिनेंट ये खोला है इधर। अब यहाँ ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू माइनस 1। तो 1 ओमेगा क्यू का मान पहले लिख दिया मैंने और ये बचा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा। तो यहाँ से माइनस का ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। तो 2 + 1 = 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे सीधे आंसर आपको टिक लगा करके लिख सकता हूँ, लेकिन जितना आपको समझ में आ रहा है ना आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही हम टीजीटी के सभी प्रैक्टिस सेट जो जितने भी पुराने पेपर हुए हैं सभी को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x और g ऑफ x इज इक्वल टू sin x तो g ऑफ fx बराबर होगा। तो ये इस तरीके के सवालों में आपको क्या करना है? g ऑफ fx लिखा है तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? fx। तो fx का मान लिख लीजिए g ऐसे, और fx का मान कितना है? tan इनवर्स x लिख लिया। अब g में जहाँ x है वहाँ क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x। तो g वाले फंक्शन में जहाँ भी x की जगह tan इनवर्स हमें पुट करना है। तो यहाँ क्या है? sin x, तो sin और x की जगह कितना है? tan इनवर्स x। क्लियर? अब tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो tan इनवर्स x बराबर होता है लंब बटे आधार। अब कर्ण आप निकाल लोगे यहाँ से, कर्ण बराबर क्या होता है? √1 + x²। तो हमें क्यों निकाला ये? क्योंकि साइन यहाँ है तो हमें ये tan इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स में बदलना है, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स x बराबर आ जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, तो x बटे 1 + √x²। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या बचेगा? x बटे √1 + x²। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, वक्रों y² बराबर x तथा x² बराबर y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई है जो एरिया अंडर द कर्व वाली है। वहाँ पे मैंने आपको बताया है बहुत सिंपल वे में कि अगर एक आपको एरिया वक्र दे रखा है y² बराबर 4x, मतलब y² बराबर x और एक दे रखा है x² बराबर y,
तो आप इसकी तुलना करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला सीधे होता है 4a इंटू 4b/3। आप निकालोगे ना इसको एरिया बाउंडेड द कर्व से, तो ये आपको बहुत बड़ा सवाल लगेगा कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये एक्स की धन दिशा में बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो ये आपकी इस दिशा में बनेगा, तो यहाँ ये एरिया पूछा गया है। तो बहुत समय लग जाएगा इस सवाल करने के लिए। आप सीधे इस ट्रिक को याद रखें, ठीक है। तो ये आपका 4a का मान कितना है 1 इंटू 4b का मान कितना है 1 और अपॉन 3, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है कि साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स की पावर 4 और आई का मान क्या है √1। तो इसका वास्तविक मान पूछा है आपसे कि वास्तविक मान क्या होगा। देखो e की पावर आई एक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि e की पावर आई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, विस्तार क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स, ये होता है। e की पावर माइनस एक्स का आपको निकालना है, तो ये हो जाता है कॉस एक्स माइनस का आई साइन एक्स। अब यहाँ क्या है 4 है, अब 4 वैल्यू है, तो इसको मुझे पहले सही करके लिखना है। तो सही करके लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ये करना है, एक सेकेंड, कि यहाँ ना आप साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स, यहाँ ना आप साइन एक्स के इनटू में आई की ऊपर गुणा और आई की नीचे गुणा कर लीजिए। जब आप आई की गुणा ऊपर आई की गुणा नीचे करेंगे, तो मैं यहाँ से आई कॉमन लेना चाहता हूँ। जब आई कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो देखिए पूरे के घात में कितना है, तो आप कहेंगे 4। तो मैंने अगर यहाँ से आई कॉमन लिया कॉस एक्स वाले से और आई लिया साइन वाले से कॉमन, तो वो आई की पावर 4 बाहर आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ साइन एक्स के इंटू में 1 में आई बचेगा। तो इस 1 में आई हम रखते नहीं, क्योंकि आई को हमें खत्म करना होता है। तो आई की गुणा ऊपर, फिर आई की गुणा नीचे, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं ये। अब आई इंटू 1 कितना हो जाएगा आई, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 के ऊपर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का आई। मतलब ये हुआ कि माइनस का आई साइन एक्स यहाँ बचेगा और प्लस का कॉस एक्स की पावर 4 बचेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको कि कॉस एक्स को पहले लिख देना है, माइनस आई साइन एक्स को बाद में लिख देना है, ठीक है। अब ये जो आई की पावर 4 का मान क्या होगा 1। अब ये जो फॉर्मूला बन गया आपका कॉस एक्स माइनस का आई साइन एक्स की पावर 4, तो ये आपका बन गया e की पावर माइनस का आई 4x का। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस का आई 4x हो जाता, अगर यहाँ 4 नहीं होता तो ये केवल e की पावर आई एक्स का बन जाता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो अब यहाँ जो ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका e की पावर माइनस का आई एक्स इंटू 4। अब इसको लिख सकते हो सही करके e की पावर माइनस का आई 4x, तो इसको आप खोल के कैसे लिखोगे cos 4x माइनस का आई साइन 4x। आपको रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट कौन सा, ये वाला है आपका cos 4x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है कि यदि x की पावर 1, मतलब दिया नहीं है मैंने 1 इसको लिखा है, मैं समझाऊंगा आपको। x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 बराबर 2 cos π/5। ये एक सीधा फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n दे रखा है, तो इसको 2 cos n पाई करके खोल लीजिए आप। जैसा कि आपको इसका मान निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। यहाँ n का मान कितना है 5, तो देखिए 2 cos n पाई, 2 cos n पाई लिखना है हमें। तो 2 cos n की जगह कितना है 5, क्योंकि घात इसकी कितनी है 5, गुणा पाई की जगह कितना है π/5। तो π/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या बचा 2 cos पाई। cos पाई का मान कितना होता है -1, तो -1 की 2 में गुणा करोगे तो कितना जाएगा -2। अगर आप इस सवाल को बेसिक कंसेप्ट से करोगे, जैसा आपको दिया होता है 12th के अंदर, तो आप आधा पेज भर दोगे इस सवाल के पास ही, ठीक है। आप सीधे इस ट्रिक को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो 1 से 2 गुनी हो रही है कितने सालों में 5 सालों में, फिर 2 की 2 गुनी कितनी होगी 4, तो वो भी कितने सालों में होगी 5 गुनी। अब ये मूलधन अगर बन गया 4, तो इसकी 2 गुनी कितनी होगी 8, तो ये कितने साल लगे 5, 5 10 और 5 15 साल मतलब लगेंगे उसको 8 गुना होने में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 11, तो x³ माइनस 1/x³ का मान हो सकता है। अब देखो x³ माइनस 1/x³ का मान अगर आप देखें तो ये एक फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का। तो a³ माइनस b³ बराबर क्या होगा, a³ माइनस b³ बराबर होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ आपको चाहिए क्या क्या चीज़, एक तो आपको x माइनस 1/x का मान चाहिए, और एक आपको ए बी का मान चाहिए, मतलब x a इंटू बी या x इंटू 1/x मान लीजिए आप। अब देखो अगर आपको x माइनस 1/x का मान चाहिए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि
अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, मान लो पी दे रखा है, और आपको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है, तो यहाँ क्या करना है आपको कि पी स्क्वायर माइनस टू कर देना है सीधे। तो पी स्क्वायर मतलब 11 दे रखा है, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस टू नहीं, पी माइनस टू कर देना है। तो ये आपको कर देना है पी माइनस टू। तो 11 माइनस दो, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9। अब सॉरी, यहाँ x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो x माइनस वन अपॉन एक्स का अगर आपको मान निकालना है तो इसका अंडर रूट निकालोगे आप, तो वो कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से आपका x माइनस वन अपॉन एक्स का मान, अगर आपको डिटेल में निकालना है तो ये निकाला हुआ है इधर, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3। अब यहाँ इसका मान आप 3 रखोगे, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपको 11 दे रखा है, और प्लस ए बी। तो ए बी का मान आपके पास कितना है? ए बी की जगह है आपका x इंटू वन अपॉन एक्स। तो आप अगर इसको लिखेंगे इस तरीके से कि x इंटू वन अपॉन एक्स, क्योंकि ए बी यही है ना, तो एक्स एक्स कैंसिल तो वन आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 11 प्लस 1, तो 3 गुणा 12 और 12 तिया 36। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य होता है, माध्यिका होती है, और आपका बहुलक होता है, लेकिन परास आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की तरफ नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 20, वक्र दिया है आपके पास x बराबर 2a t² बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, बाई का मान ये दे रखा है, के बिंदु t बराबर 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण, मतलब टेंजेंट टू द कर्व आपको याद करना है। अब देखो, अगर आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो टी का मान आपको कितना दे रखा है? 1/2। तो यहाँ से जब आप 1/2 पुट करेंगे तो x का मान आपके पास आ जाएगा 2a/5। इसी तरीके से जब आप बाई में अगर टी का मान 1/2 पुट करेंगे तो बाई का मान आपके पास आ जाएगा a/5। अब इन ऑप्शन से, जो ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये ऑप्शन x और y के मान इस ऑप्शन को संतुष्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए ही आपका ऐसा ऑप्शन है जहाँ जब आप a और b की वैल्यू पुट करेंगे, 13 गुणा 2a/5 माइनस 16 गुणा a/5 बराबर 2, दोनों साइड 2a बराबर 2a आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि समीकरण x² बटे 1 माइनस आर माइनस y² बटे 1 प्लस आर बराबर 1। तो यहाँ पर मॉड कंडीशन भी दे रखी है कि मॉड आर लेस देन 1 प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा? तो देखिए, मॉड आर लेस देन 1, तो ये जब खुलता है ना मॉड, तो वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो आर की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पर, आर बराबर 1/2। जब ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, मतलब अति परवलय की एक समीकरण आएगी। ठीक है, आपको ये सब पढ़ना चाहिए, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशियल आपको देखना है 10 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो, डिफरेंशियल आप नॉर्मल वाले पढ़ लेते होंगे, यहाँ पर इनवर्स के साथ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये किस तरीके से होते हैं। अब देखो कितना सरल सवाल है। यहाँ डिफरेंशियल 10 कॉस इनवर्स एक्स है, तो हमें ये करना है कि जो कॉस इनवर्स एक्स है ना, इसको 10 इनवर्स एक्स में बदल लीजिए, क्योंकि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो जो मान बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो, कॉस इनवर्स एक्स मतलब कॉस बराबर होता क्या है? तो कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है आपका? x, और कर्ण का मान क्या, मतलब 1 का x के बटे में 1 लिख लोगे तो वो कर्ण का मान है, मतलब 1। क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस x², पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेना। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, जब 10 इनवर्स, ये तो 10 हो गया, अब आपको 10 इनवर्स x की वैल्यू 10 इंटू 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? √1 माइनस x², और अपॉन में कितना है? x। तो ये लिख लिया हमने, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका √1 माइनस x² अपॉन x का होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x², क्योंकि स्क्वायर से अंडर कैंसिल, और x पर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ डिफरेंशियल करना है आपको किसका? ये जो वैल्यू आई, x² का भाग करोगे तो x⁻², x² से x² में भाग करोगे तो -1। जब इसका डिफरेंशियल करोगे आप तो -2 x⁻3, और 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाता है? 0। तो इस तरीके से -2 अपॉन x³ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि A, B और C एक काम को 500 रुपये पर लेते हैं। ठीक है, 500 रुपये पर लेते हैं।
ए और बी एक साथ 2/3 काम को करते हैं और शेष काम सी अकेले करता है, सी को कितना धन मिलना चाहिए। अब देखो, अगर मान लो मैंने माना कि एक काम है और उस एक काम का ए और बी जो करते हैं वो कितना करते हैं, 2/3। एक काम का 2/3 इन्होंने कर लिया और सी जो करता है वो करता है आपका शेष काम। तो जब 2/3 काम इन्होंने कर लिया, ए और बी एक साथ काम को 2/5 काम इन्होंने कर लिया, तो शेष काम कितना बचेगा, 3/5। क्लियर। अब सी की धनराशि पूछिए, 500 रुपये में इन्होंने लिया था ठेका और इसका 3/5 सी ने किया है, तो 5 से 500 को भाग करोगे तो 100, और 100 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 300, मतलब 300 रुपये मिलेंगे उसको, उसमें क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये है कि एक चलायमान बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं, इसका बिंदु पथ होगा। तो बिंदु पथ आपको ये बतानी है कंडीशन, ये किस टाइप का बनेगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने माना कि ये 2t² + 4 = x है। ठीक है। अब यहाँ जो है ये 4t + 6 ये y है, तो यहाँ से अगर आपने t का मान निकाला इस इक्वेशन से तो y - 6/4 आ जाएगा। इस t के मान को आप बिंदु a में पुट कर दीजिए, मतलब x वाले में। तो जब इसको आप सॉल्व करके लाएंगे तो ये आएगा आपका y - 6² = 8x - 4, जो कि आपकी ये कंडीशन दिखाएगी y² = 4x के रूप की, जो कि क्या होता है, हमारा एक परवलय होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a की पावर x - x की पावर a अपॉन x की पावर x - a की पावर a = -1। तो आपको मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है। अब आपको ये करना कैसे है। अब देखो, अगर आपको ये पता है कि अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो a की पावर x मतलब a, तो a की पावर a - a की पावर a मतलब 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। जब 0/0 की फॉर्म बन जाती है तो हमें क्या करना होता है, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि ऊपर का डिफ्रेंशिएट ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएट नीचे। अब जब आप a की पावर x का करेंगे तो a की पावर x log a माइनस x की पावर a का करेंगे तो वो x की पावर n के रूप का होगा, मतलब n x की पावर n - 1 अपॉन x की पावर x का डायरेक्ट आप डिफरेंशियल याद रख लीजिए, पिछली बार भी एग्जाम में आया था, x की पावर x 1 + log x, और a की पावर a क्या है, कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 log a = 0। लेकिन log a बराबर 0, क्योंकि 2 इंटू में चला जाएगा 0 के में, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा e की पावर 0। तो a बराबर e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से a का मान आपका आ जाएगा 1। अब देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सॉल्यूशन इसका साइड में दे रखा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये है आपका 26। लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड्स a sin y - a/2 * tan πy/2a। यहाँ भी देखो आप क्या करेंगे, साइन y - a को ऊपर लिखा रहने दें, और जो tan πy/2 है उसको आप लिख लीजिए cot πy/2a। अब यहाँ आपने इसका डिफरेंशियल कर दिया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और फिर एक्स का भी तो करोगे, तो एक्स का आपका हो जाएगा 1/2। 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाकी सब क्या है। ठीक है। अब नीचे आपका कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद बाई का भी तो होगा, तो बाई के इंटू में क्या है, π/2a। तो यहाँ आप जब वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -a/π। लिमिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर आ जाएगा -a/π। क्वेश्चन नंबर 27, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि 3 बल P, 2P तथा 3P किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के अनुदिश लगे हैं, परिणामी बल का परिणाम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा P/√3। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 28, यदि दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 1 तथा अति परवलय x² / 144 - y² / 81 = 125, 1/25 की नाभियां संपाती हों तो v² का मान होगा। देखो, ये सवाल मैं आपको अलग से बना के डाल दूंगा, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से। तो यहाँ अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो जगह भी नहीं है, और दूसरी बात बहुत बड़ा सवाल है, तो आप इसका आंसर सीधे याद रखिएगा कि 7 इसका आंसर आएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं अलग से बना के डाल दूंगा।
अब देखिए मैट्रिक्स का सवाल है, यदि ए बराबर दिया है आपको और बी बराबर दिया है, ए बी का मान पूछा है, बहुत सरल सवाल है। रो की गुणा पहले कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा, रो की गुणा दूसरे कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा, रो की गुणा दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा, दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ गुणा यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 30, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान। अब देखिए साइन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो साइन -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। अब अगर आप देखें तो ये 2π/3 कहाँ है, तो ये है आपका 3 9 दूनी 3 और 9 दूनी 18। मतलब कि ये आपका यहाँ मुख्य मान पूछा है आपसे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान आपका होगा कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अगर 3π में से आप एक पाई को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2π/3 बचेगा। अब साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये π/3 बचेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। क्योंकि ये जो मान है आपका 270 वो कहाँ जा रहा है, π/2 से आगे जा रहा है। π/2 का मतलब है 90, -90 से +90 के बीच होना चाहिए, लेकिन ये जा रहा है आपका 270। तो हम इसको इस अंतराल के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इस अंतराल के अंदर आपका π/3 होता है, हाँ जी होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। क्लियर। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 हमारा का मुख्य मान क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो साइन इनवर्स लाई करता है हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में। तो हमें इसके बीच में लाना है ये अंतराल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि त्रिभुज ABC में b बराबर 5 सेंटीमीटर, a बराबर 2 सेंटीमीटर और साइन a बराबर 3/7, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो देखिए साइन वाले रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे कि साइन a/a साइन b/b। तो साइन a का मान कितना दे रखा है आपको, 3/7 बटे a का मान कितना दे रखा है आपको 2, साइन b का मान आपको निकालना है और बटे में b का मान कितना दे रखा है 5। तो साइन b बराबर क्या हो जाएगा, 15/14। 15/14 का मतलब ये है कि ये इस ग्रेटर देन बनाएगा। 14 से जब आप 15 को भाग करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। तो त्रिभुज की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन बी का मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा नहीं होगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि गुणन समूह G बराबर 1, -1, i, -i के अवयव -i का क्रम है। इसका अगर G के ये अवयव हैं तो -i का क्या क्रम है। तो देखिए यहाँ e बराबर 1, अब -i की पावर अगर आप 1 करेंगे तो -i आएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर, जो कि -1 के बराबर है, जो कि ये भी प्लस के 1 के बराबर नहीं है। IQ का मान -i² इंटू आई, जो कि प्लस के i, क्योंकि i स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये i के बराबर है। अब i की पावर -4, तो i की पावर 4 बराबर 1 = e। ये मतलब 4 क्रम इसके इस तरीके के हैं जो 1, -1, i, -i के हैं। -i का जो क्रम चलेगा वो आपका 4 क्रम में होगा, जो इस मान को देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि 4 cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान है। तो इसको ना फंक्शन बनाइए पहले। तो cos थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। -1 लेस देन इक्वल cos थीटा लेस देन इक्वल 1। तो यहाँ अब आपको अभी तो cos थीटा है आपके पास, आपको चाहिए 4 cos थीटा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, तो -4, 4 cos थीटा 4। अब आपको क्या चाहिए, +3 भी चाहिए, तो सभी में +3 और जोड़ दिया। तो यहाँ +3 जोड़ा तो आपका क्या बचेगा, -1। यहाँ +3 जोड़ा तो कितना बचेगा, 7। तो 7 आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और -1 क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू। उसने न्यूनतम मान ही तो पूछा था, तो न्यूनतम मान -1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, वो ये है कि यदि x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 हो तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अंतिम 3 प्रेक्षणों से मतलब है कि ये आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको x की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हो इसको। तो देखिए मीन बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है जितनी संख्याएं दे रखी हैं सभी का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ x को अगर आप देखें तो 5x, और अभी 2, 4, 6, 12, 8 कितना हो जाएगा 20 बटे कितनी संख्या है टोटल 5, और बराबर में कितना दे रखा है इनका माध्य 11 है।
11 की गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो 55, 5x बराबर 5x प्लस 20 बराबर 55। तो 5x बराबर 55 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 35, तो x का मान आ जाएगा आपका 7। तो अंतिम 3 परीक्षण आपसे पूछे हैं, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। इन तीनों का आपको निकालना है। तो तीनों का योग बटे 3 संख्या है, तो 11 प्लस 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा 39, 39 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 13। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे, ये आपको दे रखे हैं व्यास के सिरे 2, -3, 1, 3, -1, 2 हैं। तो देखो यहाँ जो ये दे रखे हैं पॉइंट ए और बी, तो इसको मैंने मान लिया x1/1 z1, x2/2 z2। जो आपका गोले का समीकरण होता है, अगर व्यास के सिरे दे रखे हैं और गोले का आपको समीकरण निकालना है, तो वो होता है x - x1, x - x2 प्लस y - y1, y - y2 प्लस z - z1 इंटू z - z2 बराबर 0। यहाँ x1/1 z1, x2/2 z2 के मान आपको पुट करने हैं, तो ये आपकी समीकरण आ जाएगी गोले की। ये सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि एक गुब्बारा g/8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट बाद उसमें से एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में लगा समय तो 15 सेकंड इसका आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 37। एक हवाई जहाज 36 वेग u से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक गिराए गए पैकेट का जमीन पर पहुंचने पर वेग होगा। तो देखो एक हवाई जहाज 36 वेग u से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक गिराए गए पैकेट का जमीन पर पहुंचने पर वेग होगा। तो देखो b² बराबर u² प्लस 2gh। तो आपका प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो b² बराबर क्या हो गया 2gh। आपसे अंतिम वेग ही पूछा गया है कि जमीन पर पहुंचने पर वेग होगा, क्योंकि अंतिम वेग तो उसका जमीन पर पहुंचना ही होगा ना। तो 2gh b बराबर क्या हो जाएगा √2gh। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख लीजिए, इस सवाल सीधे आता है ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि 2x प्लस 1/3x की पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद पूछे हैं, x के नहीं, x के अलावा जो पद होंगे। अब देखो अगर आपको यहाँ इस तरीके के सवालों में r का मान निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे कि r p+q बराबर n। p+q क्या है, p+q है ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना आपका 2x की पावर p प्लस 1/3x की पावर p और इसकी घात कितना है n। तो ये p और q का मान ये है आपका, यहाँ इसको q कर लीजिएगा, ठीक है। तो p का मान कितना है 1 और q का मान कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और n का मान कितना है 6। तो r बराबर 2 से जब 6 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसका फॉर्मूला होता है 6c3 नहीं मतलब 6cr, r की जगह कितना है 3 इंटू a, इसको ना a बोल दीजिएगा आप, ax की पावर प्लस b y की पावर, तो इंटू a और a की जगह कितना है ax की पावर n माइनस r इंटू b, या फिर आप 1/b बोल दीजिए इसको, तो जिसकी जगह 1/3x इसका मान है, मतलब 1/bx और इसकी पावर कितनी r। अब देखिए x से स्वतंत्र पद चाहिए, तो x तो आपको लेना नहीं था, इसलिए कोई कोई आपको सीधे बताएगा कि आपको x नहीं लेना है, ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप कन्फ्यूज ना हो, तो आपको यहाँ क्या लेना है x लेना है, लेकिन x को फिर छोड़ देना है। जब आप छोड़ देंगे तो ये आपका इधर सॉल्यूशन है जो मैंने लिखा हुआ है कि 6c3 2x की पावर 6 - 3 इंटू 1/3x की पावर 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 160/27 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, फैक्टोरियल वगैरह आपसे सॉल्व करना आता होगा। दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m² प्लस n² का मान क्या होगा। अब देखो इसने कहा है कि परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है 2 की पावर m, और दूसरा n अवयव दे रखे हैं तो 2 की पावर n। तो इसने कहा है कि पहला जो है 2 की पावर n, तो वो दूसरे वाले उपसमुच्चय की संख्या से 56 अधिक है, तो 2 की पावर n प्लस 1। तो जब मैंने m का मान 1 और n का मान 1 रखा, तो यहाँ हमारा आया 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n का मान 2 हो जाएगा, प्लस 56 कितना हो जाएगा 58। तो 2 58 से अधिक नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमने माना m का मान 6 और n का मान 1, तो 6 और 1 जब आप इसका मान मानेंगे तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, और n का मान 1 है तो 2 की पावर 1 प्लस 56 कितना हो जाएगा 58, तो 64 तो 58 से अधिक है। तो यहाँ अगर आप m² प्लस n² निकालेंगे तो 37 का मान आ जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो रहा है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ना डाउट है थोड़ा सा,
आप इस क्वेश्चन को अपनी मदद से भी करिएगा कि और वैल्यू अगर हम इसकी लें, जैसे 56 के फैक्टर करके हम 7 और 8 लें या 8 और 7 ले लें, तो यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर चेंज हो सकता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ कौन सा आंसर ठीक है और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ये डाउट में क्वेश्चन है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर एक्स प्लस 4। अगर आपको कहीं सवाल दे रखा है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो आपको क्या लिखना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, जो भी लिमिट दे रखी है, तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, जो आपकी घात है वो कहाँ आ जाएगी, इंटू में आ जाएगी, और फंक्शन में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो देखिए ई की पावर, यहाँ ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी और एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 और इंटू में क्या आ गया, एक्स प्लस 4 आ गया। तो यहाँ इसको एक्स प्लस 1 को आपने गुणा की तो ये आ गया एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इंटू में क्या है आपका एक्स प्लस 4। तो यहाँ से आपने 6 माइनस से क्या बचेगा, 5, 5 को कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस, ये आप जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका ई की पावर 5 आंसर आ जाएगा, सभी कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, तो 1 प्लस 0 1 बचेगा, तो ई की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। फलन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स, जो कि एक्स डज नॉट इक्वल 0 के बराबर है और 0 है जब एक्स बराबर 0 है। तो देखिए ये ना डिसकंटिन्यूस होता है और फर्स्ट काइंड। आप इसको निकाल सकते हैं कि अगर जिसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ना आए, जिस किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आए, तो वो किस प्रकार का होता है, आपका फर्स्ट काइंड होता है, मतलब डिसकंटिन्यूस होता है फर्स्ट काइंड का। ठीक है, जब देखिए अब यहाँ लेस देन पर अगर आप देखें तो माइनस बना रहा है और इस ग्रेटर देन पर देखें तो प्लस का बना रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड का आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि यदि b माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमा सी माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो, तो 1/b माइनस सी कॉमा 1/c माइनस ए कॉमा 1/a माइनस बी होगी। तो देखो अगर आपके पास ये बोल दिया जाए कि ए बी सी आर इन ए पी, मतलब कि ये आपके किस में हैं, ये आपके समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ क्या मतलब है इस बात का कि b माइनस सी बराबर होगा आपका c माइनस बी के। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में लिख सकते हैं। अब यहाँ ये आपका मैंने पूरा सॉल्यूशन लिखा है कि अगर ये वाला समांतर श्रेणी में बोला है तो देखो c माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे प्रॉपर तो ये आपका आएगा इस तरीके का, जो कि आपका क्या कहलाएगा, एक समांतर श्रेणी ही कहलाएगा। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 तथा 7x प्लस 2y इक्वल टू 0 यदि एक विकर्ण है तो दूसरे विकर्ण का समीकरण। देखिए ये सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ से देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैं एक अलग से बना के डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका ये है कि यदि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स यू, तो एफ अंडर रूट 3 बराबर होगा। तो देखिए ये ना एक तरीके से आपको अंडर रूट में मान या अपॉन में दे रखे हैं तब ये आपको हार्ड लग रहा है, वरना ये सवाल काफ़ी सरल है। सरल इस तरीके से है कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको मान लिया फंक्शन, मतलब एफ एक्स की जगह कितना रख दिया, 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रखा इस पूरे फंक्शन की जगह, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है ये। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो आप, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पर लिख सकते हो आप 2ab, है ना। तो ए बी का मान x इंटू 1 अपॉन एक्स है तो 2 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह आपने रख दिया x, तो ये आ गया आपका एफ एक्स, यहाँ आपने x रख दिया तो x, जब आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह रखेंगे x तो x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर अंडर रूट 3 आपको रखना है, तो अंडर रूट 3 जब वैल्यू रखोगे तो ये आपका मान आ जाएगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, काफ़ी सरल सवाल है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है
कि यदि y बराबर लॉग बेस 5 इंटू एक्स प्लस लॉग बेस x इंटू 5, तो x बराबर 5 पर dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है और फिर x बराबर 5 पर उसका मान निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से आप जब आप dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसका मान आएगा 0। ये सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है साइड में, आप इसको देख सकते हैं कि इसको ना आप पहली बात तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लॉग बेस 5 इंटू एक्स को कि लॉग एक्स अपॉन लॉग 5। ये प्रॉपर्टी है एक आपकी लॉग की कि लॉग ए इंटू बी है, लॉग बेस ए इंटू बी दे रखा है तो लॉग बी अपॉन लॉग बेस ए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पूरा दे रखा है आपको। इसका डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू 5 रखने के साथ इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि a तथा b इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि a प्लस 2b तथा 5a माइनस 4b एक दूसरे पर लंबत हैं, तो a तथा b के बीच कौन होगा। लंबत का मतलब होता है कि a डॉट b, मतलब a डॉट b परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि a डॉट b बराबर होगा 0। तो a का मान आपके पास दे रखा है ये, a बराबर मान लो इसको, और b का मान आपके पास दे रखा है ये। तो यहाँ से जब आप a b की वैल्यू निकालेंगे तो a b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। अब आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड बी। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू रखेंगे 1/2 और मॉड ए का मान 1 और मॉड बी का मान 1, तो बराबर हो जाएगा 1/2 जो कि कॉस π/3 का मान होता है। तो एंगल आपका यहाँ से निकल आएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। तो देखिए ये जो आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर है ना, ये आपका 2 tan इनवर्स ए का मान होता है और ये आपका 2 tan इनवर्स बी का मान होता है और बराबर में कितना दे रखा है 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से 2 से सभी में से कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो यहाँ ये आपका बन गया tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बराबर tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर एक्स। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निम्नलिखित मान है। निम्नलिखित का मान है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस सवाल में आपको क्या करना पता है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ वास्तविक मानों मतलब मिनिमम वैल्यू या आपका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी सवाल में, तो आपको इसका पहले डिफरेंशियल करना है। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है और उसको f' के बराबर 0 रखना है, वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो जैसे ये किया गया अंश बटे हर के रूप में है, तो हर का वर्ग, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x² माइनस 2 बराबर 0। तो x² का मान ना 1 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1। तो x बराबर 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा -1। जब आप इन दोनों वैल्यू को रखेंगे तो एक बार प्लस का 1 रखने पर आपका आएगा 1/3 और माइनस का 1 रखने पर आपका मान आएगा 3। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आंसर मान पूछा गया होता तो आपका 3 आंसर आ जाता। अब देखिए 2021 में ये सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पूछिए आपसे मिनिमम वैल्यू, हो सकता है आपकी बार मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 50, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसके जनक की दिक् कौजाएं समीकरण l² प्लस 2m² माइनस 3n² बराबर 0 को संतुष्ट करती हैं। तो आप इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ दिक् कौजाओं के बारे में बोला गया है, तो यहाँ lmn को x/z के रूप में चेंज कर दिया गया है, बस सीधे आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51, बिंदुओं ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रमशः दे रखे हैं। यदि बिंदुओं ए बी सी डी एक समतल में हो तो लैम्डा का मान होगा। देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ से वेक्टर के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप अपने वेक्टर चैप्टर को काफ़ी मजबूत कर लीजिएगा। यहाँ पर एक आप समतल में हो, संरेखीय हो, तो आपके ये इस तरीके के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं इस पर। तो ये आपका ए बी सी डी लाई ऑन ए प्लेन, तो ए बी ए सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ए बी का मैंने देखो बताया था आपको कि अगर आपको ए बी का मान निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ से ए बी का मान आपका ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। उसके बाद ए सी का मान आपको निकालना है तो वो भी ए सी माइनस ए आ जाएगा। ए डी का निकालना है तो आपको डी माइनस ए करके आ जाएगा। इसको जब आप डिटरमिनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का 146/17, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि t1 व t2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान होगा।
तो ये होगा आपका 1/2 GT1 × T2। वैसे ये कॉमन सवाल है कि इसके अंदर चेंज नहीं होगा, मान यही आएगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इस साइड में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसको सीधे याद रख सकते हो, 1/2 GT1 × T2। ये इससे पहले वाले पेपर में पूछा गया था, ये 2021 वाला है। इससे पहले भी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। अब देखिए समीकरण निकाय x + z = 3, ax + y = 2, 3x + y + bz = 7 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a, b बराबर है। अब देखो यहाँ अगर आप इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 और y का मान आपको 0 दे रखा है और इंटू z का मान 1। तो डिटरमिनेंट के मान यहाँ पे पुट करने के बाद आप देखेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, तो मतलब मॉड a बराबर नहीं होगा 0 के। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा b + a = 3। तो बाई ऑप्शन यहाँ से अगर आप 1, 1 रखेंगे तो जो कि 3 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर है। यहाँ से देखेंगे आप ऑप्शन ए से, तब आपका 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 + 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो आपका ऑप्शन सही नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। लिमिट दे रखी है 1 से 3, e⁻log x + 1। e⁻log x में अगर कोई सवाल है और e⁻log x स्क्वायर, x³ x5 कुछ भी है तो e से log कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा x + 1 × dx। ये हो गया। x + 1 का आपको डिफरेंशियल करना है जो कि x² होगा, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट पुट करनी है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो रेखा y + 2x = 4 के समांतर है। तो ये बतानी है आपको स्पर्श रेखाओं का समीकरण। अब देखिए यहाँ अगर इस समीकरण में आप 12 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा x² / 4 + y² / 3 = 1। और यहाँ से अगर आप y बराबर वैल्यू निकालेंगे तो -2x हो जाएगा और +4 हो जाएगा। तो m का मान यहाँ से आ जाएगा आपका -2। अब y बराबर -2x, m की अगर यहाँ आप पुट करेंगे तो y बराबर -2x प्लस अंडर रूट, ये c का मान कहाँ से आया है, तो c² बराबर होता है आपका a² m² प्लस b²। तो ये c का मान आ जाएगा आपका ±√19। ये यहाँ पुट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि समीकरण x³ + px² + qx + r = 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हों तो α² β² + α² γ² + β² γ² का मान होगा। अब देखिए यहाँ आपको दिमाग में अपने सेटलमेंट बिठाना है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो यहाँ अगर आप मूलों का योगफल निकालेंगे तो इसका मान आएगा आपका माइनस का x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो माइनस का p आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये आ जाएगा आपका x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x का गुणांक कितना है q और x³ का गुणांक कितना है 1, तो q बटे 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना है अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का r। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया आपने। तो इसका जब आप वर्क करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आपको जब ये निकालना है तो ये हो जाएगा आपका q² माइनस का 2, और ये यहाँ से आप अल्फा बीटा गामा को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका q² - 2pr के बराबर आएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 57 में क्या है कि लिमिट n टेंडिंग्स टुवर्ड इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये n स्क्वायर तक है और अपॉन में क्या है n3। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n n+1 2n + 1/6 होता है। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप n, तो आपके पास ये है ही, एक n आप यहाँ से कॉमन लेंगे, एक n आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो n क्यू हो जाएगा। तो n क्यू से n क्यू हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 + 1/n और 2 + 1/n। तो 1 + 1/∞ क्या होता है 0, 2 + 1/∞ क्या होता है 0, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 और 2/6 यानी कि 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 ये है कि π/4 से लिमिट दे रखी है π/3 तक और dx/sin² x × cos² x दे रखा है। अब देखिए ऊपर 1 है तो 1 को आप sin² x + cos² x लिख सकते हो। sin² x sin² x cos² x लिखोगे तो sin² x से sin² x कैंसिल हो जाएगा, 1/cos² x क्या हो जाएगा sec² x। यहाँ cos² x से cos² कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स। यहाँ जब आप लिमिट पुट करोगे तो 2/√3, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, x माइनस बाई का होल क्यूब प्लस बाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 9x माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स। देखो ये जो ऊपर है ना, ये इस तरीके से, ये आपका एक फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। ये लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ इस तरीके के सवालों में आपको चेक करके देखना है कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर तो नहीं है। अगर जीरो के बराबर है तो यहाँ जब आप जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो 3ab सी इधर आ जाएगा, तो बराबर का 3abc हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड माइनस एक्स जब आपने रख के देखा तो इसका मान आया आपका जीरो। जब जीरो आया तो जीरो आने के बाद में आपको पता चल गया कि 3x बाई जेड आ जाएगा ये, तो मैंने सीधे लिख दिया ये 3x/z। मतलब एक्स की जगह आपका एक्स माइनस बाई है, बाई की जगह आपका बाई माइनस जेड है, और जेड की जगह आपका जेड माइनस एक्स है। और नीचे भी आपको एज इट इज दे रखा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, ऊपर 3 नीचे 9, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लेना एक बारी। 60 क्या है कि ई की पावर एक्स माइनस 1/x+1 का होल क्यूब dx किसके बराबर होगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि नीचे जो फंक्शन दे रखा है ना, आपको उसके तरीके से बनाना है। जैसे ये आपका एक फॉर्मूला भी है कि अगर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दे रखा है, मतलब कि एक फंक्शन का दूसरे का डिफरेंशियल आपको साथ में दे रखा है, तो आप सीधे ई की पावर एफ एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ इसको बनाना पड़ेगा एक जोड़ के एक घटा करके। जब आप बनाओगे तो x+1/x+1 का होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 2/x+1 का होल क्यूब बचेगा ही। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, तो इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। देखो मैंने लिख दिए हैं वैसे सीधे कि ये थीटा का मान आपको याद करना था। तो आपके पास ये दे रखा था 70, और ये दे रखा था आपके पास 130। ये 70 है, ये 30 है, 130 है। देखो किसी भी, ये क्या बन रहा है, एक तरीके से चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो ये 130 है, तो ये कितना होगा, 50 का होगा। ठीक है, अब ये 50 का होगा तो 130 प्लस 50 क्या होगा, 180। अब हमारा इसी कोण से काम चल रहा है, कैसे, ये 70 हो गया आपका, और ये आपका 50 हो गया, और ये पूरा क्या बनना है, एक त्रिभुज बनना है, और त्रिभुज के अंतर कोणों का फल कितना होता है, 180। जब ये 70 है, ये 50 है, तो 120, और ये कितना बचा, 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी अच्छा सवाल है, 2 बार रिपीट हुआ है ये सवाल कि यदि a प्लस बी बराबर आपका tan x प्लस आई वाई, तो tan 2x का मान है। तो देखो यहाँ अगर आप x प्लस आई वाई बराबर निकालेंगे तो ये क्या, tan इनवर्स इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस आई बी। अगर आप i की जगह माइनस आई पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई बराबर tan इनवर्स a माइनस आई बी। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस tan इनवर्स ए माइनस बी बचेगा। तो यहाँ 2x बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा tan 2x का, वो आ जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सॉल्यूशन है, आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि 3 कारों की चाल इस अनुपात में दे रखी है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। तो देखिए स्पीड आपको दे रखी है, आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन टाइम। अब दूरी अपॉन टाइम, तो अगर आप यहाँ से देखें तो स्पीड का और टाइम का क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है यहाँ पे। ठीक है, स्पीड आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 3 4 आपको स्पीड दे रखी है, और आपसे पूछा है किसका, समय का अनुपात पूछा है। ठीक है, समय का अनुपात पूछा है, तो आप एक बात देखिए कि 100 किलोमीटर क्या है, तीनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, तीनों को 100 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब डिस्टेंस, अगर आपके पास स्पीड दे रखी है और आपको टाइम का रेशियो निकालना है, तो स्पीड का आपको क्या कर देना है, व्युत्क्रमानुपाती कर देना है। 2 चाल है तो 1/2, 3 चाल है तो 1/3, 4 चाल है तो 1/4। इनके रेशियो से, मतलब इनके एलसीएम से इनमें गुणा कर दीजिए। जब इनके एलसीएम से आप गुणा करेंगे तो 2 × 12
और 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ये आपका क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो है, सॉरी टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये होता कैसे है व्युत्क्रमानुपाती, तो आप देखिए एक बार आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर देख लीजिएगा। बाकी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये जब होता है स्पीड और टाइम का रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का, जब डिस्टेंस आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट यहाँ पर है क्योंकि तीनों के लिए 100 किलोमीटर दे रखा है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब देखो ये त्रिभुज है, मान लो 15, 20, 25 आपकी ये भुजाएं दे रखी हैं। तो अंतःवृत्त, अगर एक त्रिभुज के अंदर आपको अंतःवृत्त बनाना है ना, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो इस त्रिभुज में आपको कर्ण कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये आपका एक तरीके से ट्रिपलेट है, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 3 4 5 का। ठीक है, तो आपको पता है कि 25 आपकी क्या होगा, कर्ण होगा। बाकी इनमें से आप किसी को लंबाई मान लीजिए और किसी को आप ऊंचाई मान लीजिए और किसी को आप आधार मान लीजिए। तो ये 15 गुणा 20, ठीक है, 2 से इसको 20 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा 150। तो ये यहाँ से आपका डेल्टा का मान आ जाएगा। अब एस क्या है, इसका एस क्या है, तो एस है आपका परिमाप। वो क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग, मतलब एस बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस कितना है, 15 प्लस 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 60, और 60 बटे 2 कितना हो जाएगा 30। तो आपको निकालना क्या था, 150 बटे 30, मतलब डेल्टा बटे एस ही तो निकालना था। तो 30 से कितना कट जाएगा 5 बार, तो आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्लियर हो गया सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 65, देखो एक और सवाल वेक्टर से। यदि सदिश दे रखे हैं आपको और एक समतलीय है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके वेक्टर के सवाल हैं इन सबको एक सीरीज में निकाल करके और इस पर वीडियो बना दूँ। तो इसका आंसर आपका -4 आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आप अगर इसको चाहें तो समतलीय वाले को आप ना डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेना, ये आपका दिया हुआ है डिटरमिनेंट इस तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान आपका -4 आ जाएगा। क्वेश्चन, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक इकाई तथा कोणांक थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z बार का मान बराबर है। अब देखिए मॉड z, मतलब उसने बोला है ना मापांक, z एक सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक 1 है, तो मॉड z बराबर 1। अब उसने कहा कि तथा कोणांक थीटा है, तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना दे रखा है, थीटा। तो ये आपको निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ से आप देखें कि z इंटू जेड बार बराबर क्या है 1, और ये क्या हो जाएगा जेड बार बराबर 1/z। तो आर्ग्यूमेंट जेड बराबर क्या है थीटा, तो आर्ग्यूमेंट जेड का मान कितना है 1 + z अपॉन 1 + z बार। तो जेड बार को आप क्या लिख सकते हो 1/z। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बोला उसने, थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या ए है तो इसका गुरुत्व केंद्र से निम्न दूरी पर होगा, मतलब 3a/8 दूरी पर। 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने 3 दिन में बनाते हैं, तो 6 आदमियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में बनाए जाने वाले खिलौने की संख्या होगी। तो ये आपको पता है, MDH वाले फॉर्मूले से आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3, 3 आदमी 3 घंटे 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने 3 दिन में बनाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मान निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्या है कि यदि ए और बी दो सदिश हों तो सदिशों a + b वेक्टर तथा a × b के बीच का कोण होगा। तो इन दोनों को आप जब निकालोगे तो इसको मान लो p मान लेना, इसको आप q मान लेना। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है PQ अपॉन मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ q। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ना वो 0 आ जाएगी, क्योंकि a × b क्या होता है a × a b। अगर दो आपके एक जैसे आ गए तो इसका मान क्या होगा 0। इसी तरीके से आप b × a × b निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका BAB। तो यहाँ भी तो B आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो जब ऊपर 0 आ जाएगा तो नीचे कुछ भी संख्या हो तो वो 0 होगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस में जो 0 डिग्री मान होता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से आपका कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा। सभी के सॉल्यूशन देखिए सबके साइड में दे रखे हैं मैक्सिमम, आप इनको आसानी से देख सकते हो। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विवृत समुच्चय है।
विपरीत समुच्चय का मतलब है आपका ओपन सेट, मतलब खुला हुआ सेट। खुला हुआ सेट से तात्पर्य ये हुआ कि जो आपका एस का मान दे रखा है वो दे रखा है 1,1/2,1/3 एंड सो ऑन, ये आगे तक है लगातार। यहाँ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी कहाँ तक होंगे, लगातार होंगे 1 2 3 4। ये जेड आपके इंटीजर हैं पूर्णांक, तो ये भी आपके इधर होंगे इधर होंगे। लेकिन एक ये सेट आपका ऐसा है जिसने बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन 1 < x <3, मतलब ये एक आपका ओपन सेट है, मतलब कि ये 1 और 3 के अलावा इसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 < x <3 ये आपको दे रखा है, तो ये एक ना लिमिटेड है, लिमिटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 71, यदि एक त्रिघात बहुपद का एक शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए आपको पता है कि इसने बोला है x बराबर -1 क्या है, एक शून्यक है, मैंने वो अल्फा मान लिया। तो अब इसने पूछा कि तीनों का योग, मतलब तीनों में से दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, x का मान -1 मतलब अल्फा, एक मूल मान लिया हमने। अब ये क्या है, x का मान -1 इस समीकरण में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका मान आएगा -1 + a + -b + c। तो c - b - a + 1 अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों मूलों का गुणनफल, तो क्या होता है -c। मतलब कहने का ये हुआ कि माइनस का c/a होगा, माइनस का c/x³ का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा का मान कितना -1, तो बीटा गामा क्या होगा -c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा c, और c का मान आप यहाँ से निकाल करके लिख सकते हो इसको। तो c बराबर हो जाएगा आपका b - a + 1। ये सवाल भी हो गया आपका 72। देखिए इसका सॉल्यूशन आपका ये लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 73 क्या है, 0 से 1 लिमिट है इसकी, और tan इनवर्स x/1 + x² dx का मान पूछा है। तो यहाँ आप tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है 1/1 + x², जो कि tan इनवर्स x बराबर t मान लिया आपने। लिमिट चेंज करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका π²/32। देखिए एक और सवाल आपका वेक्टर से, बिंदु जिनके सदिश इतने इतने हैं तो एक संरेखीय है, तो ए का मान, तो ये आपको डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ आपको के की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो के की वैल्यू आपने 1 अपनी तरफ से मान लेनी है, और उसके बाद जब ए का मान आप निकालेंगे तो जो कि -40 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें 75वां क्वेश्चन कि यदि x1 तथा x2 समीकरण, ये दे रखा है ना आपको, डिटर्मिनेंट बराबर 0 के मूल हों तो x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट को आप चेंज करके कोशिश करिएगा कि दो मान 0 बन जाएं। तो देखो यहाँ क्या किया गया, R2 की जगह R2 - R1 और R3 की जगह R3 - R2, तो यहाँ दो 0 बन गए। तो आप यहाँ एक्सपेंशन कर देना इसका, तो यहाँ से आपके दो मूल आ जाएंगे x1 और x2, और इसका स्क्वायर करके आपको लिख देना है, तो जो कि 5 के बराबर आ जाएगा। अवकल समीकरण दे रखी है आपको और उसको पूछा है कि उसका हल होगा, तो यहाँ log x को आप हटाएंगे तो e की पावर में लग जाएगा, ये e की पावर ax × e की पावर by, तो इसको सेपरेट कर लीजिएगा, वेरिएबल सेपरेट, मतलब y की जगह y वाला, x की जगह x वाला। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन ए की तरह आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77, मैंने कहा था इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, y बराबर x⁴x, तो dy/dx का मान क्या होगा, तो x⁴x 1 + log x। हालांकि सॉल्यूशन इसका साइड में दिया हुआ है। 78वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 1, ओमेगा को स्क्वायर इकाई के घनमूल हों तो ये आपको सॉल्व करना है। देखिए आपको पता है ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्यूशन आपके साइड में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, एक पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का वेग जब वह महत्तम ऊंचाई पर है तो क्या होगा, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, और आपका ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, u cos थीटा, तो 40 × cos 60 का मान 1/2 होता है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक ब्राह्म से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। ये आपका कॉमन क्वेश्चन है जो कि 1:3:5 के रूप का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका, 1 + i/√2 की पावर 8 प्लस 1 - i/√2 की पावर 8 का मान है। तो ये सॉल्यूशन आपका लिखा हुआ है पूरा, कि ये इसी तरीके का सवाल है। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, 1/√2 अलग प्लस i × 1/√2 अलग। अब देखिए इसको 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, cos π/4, क्योंकि cos π/4 का मान आपका क्या होता है 1/√2 प्लस i, और इस 1/√2 को क्या लिख सकते हो आप, sin π/4। तो ये बन गया ना आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप का, मतलब e की पावर
आई एक्स के रूप का बन गया और एक्स ये कितना है आपका पाई/4, तो ई की पावर आई पाई/4 का मान बन जाएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 1+1 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखना बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं पिछले सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब निम्नांकित चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा एडी तथा छेदक रेखा एबीसी है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा AD की लंबाई होगी। तो AD की लंबाई मतलब ये आपसे पूछी है, तो ये एक आपका फॉर्मूला होता है कि AD² बराबर AB इंटू AC। इसकी वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपको और AD का मान निकालना है। तो ये सॉल्यूशन आपका लिखा हुआ है साइड में, अब देख लेना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि यदि x1 तथा x2 समीकरण इतने के मूल हैं तो x1 का क्यू प्लस x2 का क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो एलजेब्रा से मूल निकालने वाले सवाल काफ़ी आए हैं, वेक्टर से आपके काफ़ी सवाल आए हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि वेक्टर से आपके 7 से 8 सवाल हैं। तो ऐसे चैप्टर को आपको ज़्यादा बारीकी से सॉल्व करके अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए यहाँ क्या है कि x1 प्लस x2 मतलब दो मूल आपके दे रखे हैं x1 इंटू x2, तो x1 प्लस x2 मतलब दो मूलों का योगफल निकालेंगे आप, तो माइनस का बी अपॉन ए जो कि 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का बी मतलब माइनस का 2 और इंटू एक्स का मान 1 है तो 2 आ जाएगा। अब x1 इंटू x2 आपको निकालना है जो कि c अपॉन ए होता है, तो c का मान कितना है 4, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x1 का क्यू प्लस x2 का क्यू, जो कि आपका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस का x1 इंटू x2। देखिए यहाँ इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लिखूँ तो उसकी जगह ना मैं आप ये लिख सकता हूँ कि x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस का 2x1, तो ये मैंने इसकी जगह ये लिख दिया और माइनस का x1 इंटू x2 आएगा ही। तो यहाँ से x1 प्लस x2 का मान कितना है 2 और x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लिखना है आपको, तो कितना 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस ये हो गया आपका 3x1x2, तो 3 और x1x2 का मान कितना है आपका 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो 2 गुणा माइनस का 8 मतलब कि माइनस का 16। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, ये सीधा फॉर्मूला है आपका tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक और सवाल 85 नंबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। अब देखो यहाँ वैसे तो सवाल ये बहुत सरल है अगर मैं आपको बता दूं तो, लेकिन ये आपको सवाल सॉल्व कहाँ से करना है, ये आपको पीछे से सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से। यहाँ जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका 2 1 प्लस cos 8 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट के अंदर की बात चल रही है, अंडर रूट के अंदर ही है। अब 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, मतलब थीटा का आधा होता है ये। 1 प्लस कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ जब आप ये लगाओगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा एक इन दोनों में से, और कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 4 थीटा, ये आ गया। फिर से 2 कॉमन, तो फिर 1 प्लस कोस 4 थीटा, फिर इसका आधा एंगल तो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 कॉस थीटा बचेगा। फिर ये वाली लाइन पे आ जाओगे 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 और 2 से 2 बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये। 85वां सवाल ये है कि एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तथा गति में 50% की वृद्धि करके वापस आता है। जब पहले जाता है इधर से तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, उधर से आता है तो 50% की वृद्धि करके आता है। तो 40 में अगर आप 50% की वृद्धि करोगे तो कितना होगा, 40 का 50% तो 20 होगा ना, तो 40 में 20 ऐड करोगे तो 60, मतलब जाता 40 से है आता 60 से है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो 2 इंटू एक्स वाई अपॉन x1 प्लस x2, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 86 हो गया। 87 देखिए, 87 आपका सवाल ये है, शंकु का द्विघात व्यापक समीकरण जो अक्षों से गुजरता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अक्षों से गुजरने का क्या मतलब है, अक्षों से गुजरने का मतलब है कि एक्स अक्ष से गुजरेगा तो वाई और जेड का मान 0, वाई से गुजरेगा तो एक्स और जेड का मान 0, जेड से गुजरेगा तो एक्स और वाई का 0। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ये आपकी, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, ए का मान 0, बी का मान 0, सी का मान 0। समीकरण 1 में अगर आप पुट करोगे तो ये एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स प्लस एफ वाई जेड के बराबर आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस आई का आई की पावर 4 माइनस 1 माइनस आई की पावर 4, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला खोल देना। तो जब ये फॉर्मूला खोलोगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 0।
क्वेश्चन नंबर 88। 89, यदि एक परीक्षा में ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो पी ए लिख लिया मैंने इसको, तथा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता पी बी लिख लिया। तो ए तथा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब कि पूरे दोनों में पूछा है कि दोनों में कितने लोग फेल होंगे। तो पहले आपको इंटरसेक्शन भी तो निकालना है, कॉमन मतलब दोनों में जो फेल हुए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ से 0.06 आ जाएगा, और पी ए यूनियन बी जब आपको निकालोगे तो ये 0.44 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना आप। क्वेश्चन नंबर 90, किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखो मैंने बनाई दो समुच्चय ए और एक आपका ये बी, ये ए है और ये बी है। इसने कहा है ए माइनस बी, तो पहले आपको ए माइनस बी तो पता होना चाहिए कौन सा है। तो इस ए में से पूरे में से अगर आप ये बी वाला पार्ट, मतलब ये बी का पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, इस पार्ट को अगर आप घटा देंगे तो ये क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा ए माइनस बी। अब इसने कहा कि इस पूरे ए में से, क्योंकि आगे आया ना कि पूरे ए में से आप इस ए माइनस बी वाले पार्ट को उठा दीजिए इतने को, तो आपका क्या पार्ट बचेगा, यानी कि ये वाला पार्ट बचेगा। भाई ए माइनस बी वाला पार्ट अगर आपने घटा दिया ये पूरा, तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। जब ये वाला पार्ट बचेगा तो ये पार्ट है क्या, ये एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 90 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 91, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस टू इंटू एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, तो एक वृत्त निरूपित करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या का फॉर्मूला आप जानते हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का मान 4, एफ का मान 4, सी का मान 4 माइनस 4, तो ये आर का मान 2 आ जाएगा। जब √4 इसको बाहर निकालोगे ये आएगा कहाँ से, तो ये आपका ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से तुलना करने के बाद जी और एफ के मान आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर वह बिंदु जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से π/4 कोण बनाती है, तो बिंदु कौन से होंगे, किस बिंदु की बात कर रहा है। तो देखिए जब आप समीकरण 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल आएगा, ये जो कि m बोल दो उसको, या dy/dx बोल दो, या बाई डैश बोल दो, जो कि 1/2y के बराबर आएगा। 1/2y बराबर क्या हो जाएगा 1, और y बराबर क्या हो जाएगा 1/2, जो कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर y का मान आप 1 में पुट करोगे तो x का मान आ जाएगा 1/4। यही आपका आंसर है सीधे। अब 93 क्या है क्वेश्चन कि अनुक्रम log 1/n है, तो लिमिट n टेंडिंग्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी log 1/n को जब आप लिखोगे तो 1/n का मान क्या है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है log 0, और ये मतलब log 0 का मान माइनस इन्फिनिटी, जो कि डज नॉट इक्वल होता है 0 के। तो ये डाइवर्ज होगा टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी को अपसारी। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर है। देखो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद है, तो आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में चेंज कर लीजिएगा। कैसे करोगे आप जानते हो, त्रिभुज वाली मदद से आप इसको निकाल सकते हो कि कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो गया 12 और कर्ण का मान हो गया 13, तो लंब क्या हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स में बदल लो इसको, तो 5/13 मतलब लंब बटे कर्ण। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका साइन इनवर्स 16/65 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, दो बलों का महत्तम परिणामी P है तथा न्यूनतम परिणामी Q है। यदि ये बल अल्फा कोण पर कार्यरत हैं तो परिणामी बल का परिणाम है। अब देखिए ये सवाल भी आप, मैं कहूँगा आपसे कि आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, सेम एज इट इज़ रिपीट होते हैं। √p² cos² α/2 प्लस Q² sin² α/2। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए 1 + i/1 - i⁴n = 1 है, तो अब देखिए यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हो 1 + i/1 - i, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करके 1 + i/1 + i से गुणा करके जब आप यहाँ लिखोगे तो i⁴n बराबर 1 आएगा। तो n का क्या मान रखें कि इसका मान 1 आ जाए, तो i⁴ का मान 1 होता है, तो n का मान 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। त्रिभुज ABC में a बराबर 2b और मॉड ऑफ a - b बराबर π/3, तो कोण C है। तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है आपका tan a - b, अगर यहाँ a - b दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan a - b/2 बराबर a - b/a + b cot C/2। ठीक है, अब tan a - b का मान कितना है π/3, 3 की गुणा जब 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा π/6, तो a की जगह 2b - b/2b + b और cot C/2, तो tan π/6 का मान क्या होता है 1/√2, 2b में से b जाएगा तो b, और 2b + b क्या हो जाएगा 3b इंटू cot C/2, तो
3 से कितने बार कट जाएगा, रूट 3 से 3 बार, 3 की गुणा अदर होगी तो रूट 3 बराबर कॉट c/2। कॉट c/2 बराबर कॉट 30 की वैल्यू होती है ये, और c/2 बराबर क्या हो जाएगा 30, c बराबर कितना हो जाएगा 60, जो कि π/3 इसको बोल सकते हो। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन f(x) बराबर इतने का मान होगा। तो देखो, अगर आपको न्यूनतम मान या उच्चतम मान ज्ञात करना है तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका आप डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल को 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखने के बाद आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या मान दे रहा है वो। अब यहाँ से जब आप इसने इसका डिफरेंशियल करा तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, जब फैक्टर नहीं होंगे तो आप इसको द्विघात समीकरण से जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -2 प्लस -2√2i/6, जो कि नो रियल रूट्स रखता है, दैट इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमा। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 99, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि लिमिट से संबंधित है, आपका इंटीग्रेशन का सवाल है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये साइड में मैंने लिखा हुआ है कि लेट cos x बराबर t मान लिया, जो कि माइनस cos x का डिफरेंशियल आपका -sin x होता है। लिमिट चेंज करोगे तो π/2 से 0 लिमिट हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसकी भी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ये भी क्वेश्चन अलग से आएगा, आप बाकी सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हो। एक ही समतल में किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को समवाय अवस्था में रखते हैं तो वे एक बिंदुगामी होंगे या समांतर होंगे। इसको भी सीधे आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। केंद्र 0,0 तथा रेखा 2x + 3y = 5 स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण। तो देखिए, अगर ये केंद्र 0,0 वाला है और ये एक स्पर्श रेखा है तो यहाँ से आप 2x + 2y - 5, तो x का मान क्या है 0,0 अपॉन √x² + y², तो 4 + 9, तो मतलब 5/√3 आ जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका इक्वेशन आएगा 13x² + 13y² = 25, क्योंकि वृत्त का समीकरण जो होता है ना आपका वो होता है x - h² + y - k², और h और k के निर्देशांक आपके क्या हैं 0,0, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। कि यदि किसी त्रिभुज ABC में cos A बराबर sin B/2 sin C तो त्रिभुज है। अब देखो यहाँ से आप साइन वाले रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि sin A/A बराबर sin B/B बराबर sin C बराबर K। तो sin A का मान यहाँ से AK, sin B का मान यहाँ से sin BK, sin C का मान यहाँ से CK। तो cos A का आप फॉर्मूला जानते होगे, कोसाइन वाले फॉर्मूले से B² + C² - A² और अपॉन में 2BC। जैसे cos A एंगल की बात है तो A को छोड़ के A को घटाना है, बाकी दोनों को जोड़ना है, BC को जोड़ना है, A को घटाना है। और A की बात की गई है तो A को छोड़ना है और BC को नीचे लेना है 2 के साथ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका C बराबर A आ जाएगा। जब दो बराबर आ जाती हैं तो समद्विबाहु आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 103, यदि U बराबर I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K तो U का मान आपका हो जाएगा 2A। सॉल्यूशन आपका ये है। 3 सदिश A, B तथा C इस प्रकार हैं कि A + B + C = 0 यदि mod A बराबर 1, mod B बराबर 4 तथा mod C बराबर 2 तो 2AB + BC + CA का मान है। तो ये -21 के बराबर आएगा। ये यहाँ से आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ से आपका मान आ जाएगा -21 के बराबर। हाँ देखिए, एक सवाल 105, एक 10 कोटि वाले चक्रीय समूह के जनकों की संख्या। मैंने बताया था आपको 5 जनक, आपको मतलब नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं। तो 5 इंटू जो भी वैल्यू दे रखी है, वहाँ 8 दे रखी थी, यहाँ इस सवाल में 10 दे रखी है, तो 5 × 10। आपको 2 के मल्टीपल में इसको सॉल्व करना है। तो 2 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा 2 × 5, तो ये हो गया आपका 5, 2 × 5 5। तो 2, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका p - 1। अगर केवल 5p या 5x आपको दे रखा है तो x - 1। अगर आपके पास x⁴n है तो x⁴n - x⁴n - 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए माध्य विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान होगा। तो देखिए, माध्य विचलन आपको कितना दे रखा है 12, और मानक विचलन आपको निकालना है। तो माध्य विचलन बराबर होता है आपका 4/5 इंटू मानक विचलन। सॉल्व करोगे तो SD बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ से आपको एक परवलय दे रखा है और एक रेखा दे रखी है। तो परवलय और रेखा, ये मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व वाले नाम से मैंने क्या किया है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। वहाँ से आप इसको समझ सकते हो, जो सीधा फॉर्मूला लगा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, मतलब 72A² MQ। क्वेश्चन नंबर 108, cot x बटे log sin x dx का समाकलन। तो ये cot x बराबर log sin x को आप t मान लेना, तो यहाँ से आपका ये log sin x आ जाएगा आंसर।
यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र के विपरीत समान स्थित दो समांतर जीवाएं क्रमशः केंद्र से 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो जीवाओं की लंबाइयों का अंतर होगा। अब देखो, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ऊपर ये वृत्त बनाया हुआ है और ये बोला इसने कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो यहाँ अगर मैंने केंद्र माना तो इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये 5 कहीं भी लाइन खींच दीजिए आप, वो त्रिज्या ही होगी आपकी। स्थित दो समांतर जीवाएं, तो समांतर जीवाएं एक ये है आपकी और एक ये है। केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवाओं की लंबाइयों का अंतर, तो आपको पहले जीवाएं निकालनी है कि वो कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी। अब देखो, अगर ये जीवा है आपकी, तो मुझे पता है कि अगर ये ट्रिपलेट बन रहा होगा, ये 5 है ये 4 है तो ये निश्चित ही 3 होगी, और ये 5 है ये 3 है तो ये निश्चित ही 4 होगी। तो ये पूरी जीवा कितनी लंबी होगी, 8 की। ये कितनी होगी, 6 की। यही पूछा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, 8 - 6, मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, ए तथा बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी तथा बी ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए, प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, बी इंटू बी। तो ए का मान यहाँ से कितना है आप देख रहे हो, ए का मान है आपका ए बी, सॉरी बी ए, तो ए की जगह मैंने रख दिया बी ए, और बी का मान कितना है आपका ए बी, तो बी का मान ए बी। तो ए बी का मान कितना है आपके पास, ए बी का मान है बी इंटू ए, और प्लस बी ए का मान कितना है आपके पास ए, तो बी ए प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए का मान ए प्लस बी, तो यहाँ से आप इसका आंसर आ जाएगा ए बी। शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर एम पर समाप्त होते हैं। तो टी से अगर आप शुरू करें और एम पे आप खत्म करें तो बीच में कितने आ रहे हैं आपके, पी ओ एस ए एन। तो टोटल आपके ऐसे फैक्टोरियल 5 वर्ड बनेंगे, क्योंकि टी और एम के बीच में कितने अक्षर हैं आपके, 5, तो मतलब फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को आप सॉल्व करोगे तो वो 120 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, यदि प्रेक्षणों 6, 8, 5, 7 तथा एक्स तथा 4 के माध्य 7 है तो इन प्रेक्षणों की माध्यिका है। तो माध्यिका आपको निकालनी है। तो देखो, पहले तो आपको एक्स का मान निकालना होगा। एक्स का मान कैसे निकलेगा, सभी जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका योगफल बटे कुल संख्या बराबर जो भी माध्य दिया है, तो 7 दिया है तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका 30 प्लस एक्स बराबर 7 की गुणा 6 में करोगे तो 42, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर 12। जब एक्स बराबर यहाँ से 12 मान निकल आया तो इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा आपको अब। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 12, तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्याओं को जोड़ के आधा, तो 6 प्लस 7/2 बराबर 13/2 बराबर 6.5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 70 दे रखा है, तो 70 माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो यहाँ से कोण x का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, क्योंकि केंद्र पर 70 अंश का कोण बन रहा है तो परिधि पर कितने का बनेगा, 35 का। तो 70 में से जब आप 35 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। 114, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 द्वारा रेखा y बराबर x पर अंतःखंड ए बी है। वृत्त जिसका व्यास ए बी हो का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऊपर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों एक्स एफ ये दे रखे हैं आपको, तो का समांतर माध्य भी दे रखा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्लास 10th का सवाल है ये। अर्थमेटिक मीन मतलब 21.5 दे रखा है आपको, और अर्थमेटिक मीन निकलता कैसे, समीशन एफ एक्स आई, मतलब एफ और एक्स की गुणा करके जो भी मान आपका आएगा उसका योगफल आप जोड़ करके बटे समीशन एफ आई, मतलब इसको जोड़ करके भाग कर देना। भाग करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 116, लॉग एक्स कॉमा लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन बाई कॉमा लॉग एक्स क्यू अपॉन बाई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मतलब इस प्रकार की अगर सीरीज हो तो वो क्या है, ए पी है, जी पी है, एच पी है। तो देखो, लॉग एक्स को तो लॉग एक्स लिख लिया, अब लॉग एक्स स्क्वायर को क्या लिख लिया, एम अपॉन एन के रूप में, तो एम माइनस एन। लॉग एक्स क्यू अपॉन बाई स्क्वायर को लिख लिया लॉग एक्स क्यू माइनस बाई स्क्वायर। तो एक्स लॉग एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर लॉग, सॉरी एक्स लॉग एक्स की पावर 2 है जैसे, तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा क्योंकि पावर आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से लिख लिया। यहाँ 2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ ए पी, तो ए पी जब होता है कि अगर ए बी सी आर इन ए पी तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होगा, तभी तो हम ए पी इसको चेक करते हैं। तो देखिए, अब जब ए पी इसको चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ इस तरीके से लिखना होगा कि 2 लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई, ये बी है तो बी में से हमें ए घटाना है, तो मतलब लॉग एक्स। अब ये हमारा सी है, 3 लॉग एक्स माइनस 2 वाई, और माइनस इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है, तो ये घटा दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके का आ जाएगा जैसे ये एक ए पी बन रही है, तो यहाँ निश्चित ही ये ए पी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, क्वेश्चन नंबर 117 आपका है
कि श्रेणी दे रखी है आपको और का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो श्रेणी में इसमें क्या करना है कि यह है 2+3/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर से गुणा किया प्लस 5/8। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको 2 की पावर 0 लिख लिया क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ मैंने 4 से गुणा और 4 से भाग कर दी। तो ये ऊपर सीरीज बन गई आपकी ए बी, 2 3 4 5 ए पी बन गई, और नीचे आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3। तो ये नीचे बन गई आपकी जेपी। तो ये जो बन रही है ना आपकी वो ए जी पी बन रही है, मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मतलब कि इस तरीके की अगर आपके पास ए जी पी बने तो आपके पास फॉर्मूला होता है सम का योगफल का a/1 - r प्लस डी r/1 - r का होल स्क्वायर। डी क्या है, डिफरेंस किसका, ए पी का, जो कि 1 है। पहला पद क्या है, ए, तो जो 2 है। आर क्या होता है, जी पी का डिफरेंस। तो आर बराबर आ जाएगा 1/2। इनको वैल्यू पुट करनी है आपको सिर्फ, जो कि 6 के बराबर आ जाएगा आपका आंसर। फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर x+1 cot x बिंदु x बराबर 0 पर सत्य होगा यदि f 0 का मान है। इस सवाल को भी आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था कि लिमिट फंक्शन दे रखा है आपको और फंक्शन की पावर gx है, तो आप क्या करोगे, e की पावर लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और फंक्शन -1 इंटू gx। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो e इसका आंसर आ जाएगा, ऊपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 1 से 15 तक की संख्याओं से 3 संख्याएं यादृच्छिकता चुनी जाती हैं, उनके लगातार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से 15 तक चुननी है तो मतलब 15C3। अब देखिए फेवरेबल जो आपके होंगे ये आउटकम्स वो क्या होंगे, 1 2 3, इसने बोला है 3 संख्या लगातार हैं, 1 2 3 आ सकती हैं, 2 3 4 आ सकती हैं, 4 5 6 आ सकती हैं, ऐसी लास्ट में क्या आ सकती है, 13 14 15 ये संख्या आ सकती है। तो ये टोटल जो संख्या बनेंगी ना वो आपकी बनेंगी 13। तो अब आपके पास फेवरेबल एंड आउटकम क्या हो जाएंगे 13, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 15C3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/35। अब कल समीकरण इसकी कोटि पूछी है आपसे, ऑर्डर, तो ऑर्डर हम निकालते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे बड़ी घात जो भी है उसका हम ऑर्डर चेक करते हैं, तो इसके घात ऑर्डर कोटि कितनी आ जाएगी इसकी, मतलब 1, ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 1। अब यहाँ समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या। तो वास्तविक मूलों से मतलब यह है कि मॉड एक्स को आप यहाँ पे ना बाई नाम दीजिए कि बाई है, तो बाई रखा आपने, तो बाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसको जब सॉल्व किया तो बाई का मान 2, बाई का मान 1, तो मॉड एक्स बराबर 2 और मॉड एक्स बराबर 1, क्योंकि भाई बाई तो माना आपने मॉड के बराबर माना है ना, तो एक्स बराबर +-2 और एक्स बराबर +-1, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 मूल हो जाएंगे इसके। यहाँ बोला है कि n का मान जिसके लिए a और b का हरात्मक माध्य है a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n होगा। देखिए यहाँ तो हरात्मक माध्य पूछा है, किसी सवाल में आपसे समांतर माध्य पूछेगा, किसी सवाल में आपसे गुणोत्तर माध्य पूछेगा, तो इन सभी के अलग अलग मान हैं। अगर आपसे हरात्मक माध्य पूछा है तो n का मान -1 होगा। ये सॉल्यूशन आपके पास लिखा हुआ है। राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी है, u²/2g, जो कि 40 है। तो यहाँ से u² का मान आ जाएगा आपका 40 × 2 × 9.8। अब इसने पूछा तो वह गेंद को 36 दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। तो महत्तम दूरी मतलब मैक्सिमम रेंज, जो कि u²/g के बराबर होती है। तो u² का मान आपके पास दे रखा है, g का मान 9.8 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 80 मीटर। आकृति में कोण ए का मान, कोण ए का मान आपको ज्ञात करना है। कोण ए है बाई प्लस 10। अब देखिए ये वृत्त के अंदर आपका चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में आमने सामने के जो विकर्ण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 के बराबर। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन ना देखो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, ये है, इस सॉल्यूशन को आप देख लेना, ये इसी का सॉल्यूशन है। किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसके आमने सामने के विकर्णों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ से जब आप 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 125, सरल रेखाओं x + 2y = 5 तथा 2x + 4y = 11 के बीच की दूरी। तो अगर दो समांतर रेखाएं आपके पास दे रखी हैं और उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर मॉड ऑफ C1 - C2 अपॉन √x² + y²। यहाँ से देखिए आप इसको बना सकते हो समांतर रेखा, इसके जैसे x + 2y है ना, तो यहाँ भी आप 2 अगर कॉमन लेके इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x + 2y = 11/2। तो C1 का मान हो गया आपका 5 और C2 का मान आपका हो गया 11/2। तो यहाँ वैल्यू पुट की तो ये आपका आंसर आएगा d बराबर मॉड ऑफ माइनस का 1/2 √5। तो डिस्टेंस आपकी निगेटिव नहीं होती है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1/2 √5।
इस तरीके से आपका पूरा टीजीटी का जो पेपर है वो सॉल्व हो गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी कराए हैं और कुछ का सॉल्यूशन आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो देखिए आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं उनको निकाल करके आपको अलग-अलग से, जैसे कोई क्वेश्चन हार्ड था मतलब बड़ा था, अब वो यहाँ तो सॉल्यूशन इस पेपर के ऊपर करवाना संभव नहीं था, तो मैं उस क्वेश्चन को निकालूँगा और उस क्वेश्चन को निकालने के बाद आपको एक-एक क्वेश्चंस की सीरीज़, जो आप सर्च के माध्यम से भी देख सकते हो और अब मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। तो आपको ये इनमें से जो भी क्वेश्चंस बड़े-बड़े हैं ना, मैं उनको निकाल करके उनके अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। क्लियर? तो आप देखिएगा टीजीटी के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, उन सभी को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे, इसी तरीके से एक-एक करके। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे या फिर ये क्वेश्चन आपको देखने हो कि भई हमें अपने पुराने क्वेश्चन तैयार करने हैं टीजीटी के पेपर से पहले, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और यहाँ देखते रहिएगा वीडियो और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।